गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपन ने जो है लास्ट क्लास में मगध वाला जो कंसेप्ट था उसको कंप्लीट किया था, कुछ कंसेप्ट रह गए थे। तो मगध डायनेस्टीज़ की अगर अपन बात करें तो मगध में सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ को अपन ने देखा जो कि थी हर्षक डायनेस्टी। हर्षक डायनेस्टी में कुछ राजा थे इम्पोर्टेंट जिनको अपन ने देखा, जो कि थे बिंबिसार, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उसके बाद जो है अब उसका बेटा उदयन, और आखिरी में एक नागदशक करके आखिरी राजा हुआ। हर्षक डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर बेटे ने अपने पिता का कत्ल ये किया है, ठीक है ना, और तभी वो राजा बना है। वहाँ पे यही चल रहा होगा, राजा तभी बनता होगा कोई जब वो अपने पिता की हत्या करता होगा, ये कंसेप्ट चलता होगा। उसी समय जो है कुछ धर्म भी साथ साथ चल रहे थे, उन धर्म के कारण वहाँ का समाज बहुत उदार हो गया था और वो सारे धर्म अहिंसा पर चलते थे। तो इसलिए ये बात कहना बहुत जो है अच्छी है कि वहाँ पर जो है अहिंसा के जैन धर्म चल रहे थे, गौतम बुद्ध धर्म चल रहे थे, बौद्ध धर्म भी चल रहा था। तो वहाँ पे उन सब चीज़ों का प्रचलन हुआ और उन्होंने समाज को सुधारने में बहुत ज़्यादा विचारधारा को बदलने में किया, ठीक है ना, सहयोग किया। ठीक है, तो अपन मगध को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो देख लेंगे मगध में। सबसे पहले अपन ने मगध के फॉर्मेशन के बारे में देखा था, ठीक है ना, कि मगध क्यों सबसे ज़्यादा बड़ा उभर के आया। कुछ कारण थे, जोग्राफिकल, फर्टाइल लैंड, रॉ मटेरियल, उसके बाद टाउन मटेरियल वगैरह, लार्ज आर्मी, सोसाइटी, कल्चर, इसके कारण। उसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में देखा। हर्षक डायनेस्टी को अपन ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब शिशुनाग डायनेस्टी पे अपन अब जाएंगे और उसके बाद नंद डायनेस्टी। ये दोनों को जो है अपने को कवर करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी इस दोनों के कार्यकाल के दौरान, वो अपन डिस्कस करेंगे। एक तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हुआ था नंदवंश के समय। दूसरा यहाँ पे बुद्ध काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी सेकंड, उसको भी शिशुनाग नागवंश के समय, उसको डिस्कस करेंगे अपन। ये अपन ने फ़ोटो वगैरह देखे थे सब, ठीक है ना। बिंबिसार, ये हर्षक डायनेस्टी के बारे में अपन ने डिटेल में देखा, बिंबिसार के बारे में देखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा अजातशत्रु के बारे में देखा। अजातशत्रु ने पहली बुद्ध काउंसिल करवाई थी, ठीक है ना, और उसके बाद महाकश्यप के अंडर में, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने उदयन को देखा और उदयन के बाद जो है अपन ने नागदशक को देखा, ठीक है। तो अब अपन जो आ जाते हैं शिशुनागवंश पे। तो हर्षक डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था वो था अपना नागदशक, और वो कमज़ोर था और उसके खिलाफ जो है विद्रोह करके, तख्ता पलट करके, उसका जो एक मिनिस्टर था जिसका नाम था शिशुनाग, वो खुद को राजा बनाता है और इसी के साथ हर्षक डायनेस्टी ख़त्म होती है और शिशुनाग डायनेस्टी का प्रारंभ होता है, शुरू होती है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल। अकॉर्डिंग टू द हिंदू पुराण्स, दिस डायनेस्टी वॉज द सेकंड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द मगध, सक्सीडिंग नागदशक ऑफ द हरियनका डायनेस्टी। वही जो मैंने आपको बात कही वही लिखी है कि हरियनका डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था नागदशक, उसके बाद जो है वहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना होती है। शिशुनाग द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज इनिशियली एज अमात्य मिनिस्टर इन द लास्ट हरियनका डायनेस्टी ऑफ नागदशक। शिशुनाग जो था वो नागदशक के वहाँ पर एक मिनिस्टर था एंड असेंडेड टू द थॉर्न, और उसने उसको अपने जो थॉर्न होता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिस पे बैठते हैं ना राजा, उस पे से हटा के, ठीक है ना, आफ्टर द पाउंडर गद्दी, राजगद्दी से हटा करके, और जो है 413 BC में जो है राजा बना। द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी, शुरुआत में जो है इनकी भी कैपिटल जो थी पाटलिपुत्र उदयन ने बना दी थी, ठीक है ना। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय जो राजधानी थी मगध की वो थी राजगिरी। उदयन के समय जो है उसने पाटलिपुत्र राजधानी बना के जो है एक्सपांशन किया था। परंतु जब नागवंश आया तब तक जो है राजधानी जो है, हर राजा ने राजधानी अपने हिसाब से बनी, जो उसको सुटेबल लगा उसने करी। राजगिरी सबसे इम्पोर्टेंट थी, तो नागवंश ने शुरुआती राजाओं ने भी जो अपनी राजधानी है वो राजगिरी ही रखी है। तो ये वही लिखा है, बाद में उनको भी जो पाटलिपुत्र शिफ्ट करी उन्होंने, ठीक है ना, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। तो अब जो सबसे पहला राजा आता है वो शिशुनाग, उसके बारे में बेसिक डिटेल तो आपको यही है जो मैं अभी 2 बार बोल चुका हूँ, एक बार वो पढ़ भी लेते हैं। शिशुनाग फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, सन 413 ईस्वी में, 713 BC में, ठीक है ना, ये जो है राजा बनता है और अपनी राजधानी जो है वो राजगिरी को बनाता है, ठीक है ना, जिसको बाद में पाटलिपुरा में कन्वर्ट करता है। बुद्धिस्ट सोर्स इंडिकेट, बुद्धिस्ट के सोर्स बताते हैं, ठीक है ना, उसकी एक और राजधानी थी, ठीक है ना, जो वैशाली में थी, ठीक है ना, और इट वाज कंक्वेयर बाय द मगध, ठीक है ना, जिसको बाद में मगध ने अपने में मिला लिया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रत्युता। और शिशुनाग के समय का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उसके समय, अब मैंने आपको जब मैं हर्षक डायनेस्टी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अजातशत्रु के समय जो है एक अवंती का राजा था प्रद्योता, ठीक है ना। बिंबिसार के समय और अजातशत्रु के समय वो अवंती का राजा इनको बहुत परेशान करता था। अवंती का राजा मतलब उज्जैन का राजा। तो हर्षक डायनेस्टी तो निकल गई, परंतु जब ये बिंबिसार आया ना तो इसने क्या, सॉरी जब ये आया ना शिशुनाग, तो इसने क्या किया कि अवंती के राजा को हरा दिया, ठीक है ना। जिसके कारण जो इनके बीच में जो सालों से जो लफड़ा चल रहा था, कई सौ सालों तक जो इनके बीच में मतभेद चला, उसको ख़त्म किया और अवंती को भी इन्होंने अपने इसमें मिला लिया। यही लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द Pradyota dynasty of the Avanti. This brought the end of the 100-year rivalry between the Magad and from then Avanti became a part of Magad. तो इसने क्या किया, शिशुनाग ने, जो एक अवंती महाजनपद थी, मगध महाजनपद का ये राजा था, इसने अवंती महाजनपद पर हमला करके अवंती उज्जैन वाले क्षेत्र को भी अपने अंडर में ले लिया और जो 100 साल से इनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी दोनों डायनेस्टीज़ के बीच में, उसको ख़त्म करके उस पर कैप्चर कर लिया। ये शिशुनाग की केवल और सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है जिसको अपने को याद रखना है। ये शिशुनाग ने पहला राजा था शिशुनाग, जिसके बारे में अपन ने देखा। दूसरा राजा देखेंगे अब अपन। दूसरा जो राजा था जो शिशुनाग का बेटा था वो था भैया काकवर्ण या कालाशोक। ये अशोक नहीं है, ये कालाशोक है ना, ऐसे नाम होते होंगे पहले। तो ये अशोक तो बाद में आएगा मौर्यों में। ये है भाई साहब कालाशोक, काला होगा ये, जो भी है अब पता तो है नहीं अपने को। According to the Puranas, Shishunag was succeeded by his son Kakvarna या कालाशोक. During Shishunag region, he was the governor of वाराणसी। जब शिशुनाग राजा था तब ये वाराणसी का गवर्नर था, ठीक है ना बेटा। जब वो मरा तो उसने अपने पिता की गद्दी ली और वो मगध का राजा बना। द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ हिज रीजन वॉज द सेकंड। इसके समय दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। पहली चीज़, इसने बुद्ध की सेकंड काउंसलिंग करवाई थी, बुद्धिस्ट की। पहली अजातशत्रु ने करवाई थी, दूसरे भाई ने करवाई अपने कालाशोक ने। और इसके अलावा इसका दूसरा काम क्या था, दूसरा जो इसने इंपॉर्टेंट काम किया था वो इसने अपनी राजधानी जो है, जो इसके पिता जो थे शिशुनाग ने राजगिरी बना रखी थी, तो इसने भी जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट करी, ठीक है ना। तो बेटे ने जो है, ये पहले भी हुआ है, ये दोबारा फिर हुआ है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द हर्ष चरित्र में क्या हुआ है, ही वाज किल्ड बाय ड्रैगन थ्रस्ट इनटू द थ्रोट इन द विसिनिटी ऑफ द कैपिटल, ठीक है ना। तो इसके गले में वहाँ कुछ कर कुरा के इसको मार दिया गया था। अकॉर्डिंग टू द बुद्ध ट्रेडिशन ही हैड 9 or 10 सन। बुद्ध की स्क्रिप्ट के अनुसार, ये बुद्ध की जो बाद में मिले हैं स्क्रिप्ट, उसमें पता चला है कि इसके 10 बेटे थे, 9 या 10 बेटे थे, ठीक है ना। तो 9 या 10 बेटे थे, ठीक है ना। और उसमें जो था उग्रसेना जो था वो सबसे, सॉरी, ठीक है ना। तो 10 बेटे थे इसके, और उग्रसेना जो है इसका वो था। लेटर रूलर्स अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन 10, इसके जो है 10 पुत्र थे, मैं वही देख रहा था, उनके नाम भी थे ना, मैं या वो ऐसा रहा। उसके 10 बेटे थे कालाशोक के, ठीक है ना, जिन्होंने एक के बाद एक राज किया, ठीक है। 10 बेटे राज करते रहे एक के बाद एक, ठीक है। तो जो, और महाबोधिवत्सम में इसके 10 बेटों का नाम है, जिसका नाम है भद्रसेना, कोरंद वर्मा, मंगूरा, सर्वजहा, जालिका, उभाका, संजया, कोरवैया, नंदीवर्धन और पंचम का। ये 10 बेटे हैं इसके, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेटे हैं इसके, 10 बेटों के नाम है ये। ओनली वन ऑफ देम इज मेंशनड इन द पुराणिक लिस्ट। वो पुराना में केवल इसका जो एक बेटा है जिसका नाम है नंदीवर्मन, उसी के बारे में जानकारी मिलती है, बाकी 9 के आता पता नहीं है। द पुराण लिस्ट नंदीवर्मन इज द 9th शिशुनाग किंग। जो ये था, ये 9वां शिशुनाग किंग था, ठीक है ना। एंड हिज सन, और इसका जो बेटा था वो था महानंदीन, और इसका बेटा जो था वो था महानंदीन। महानंदीन कमजोर राजा था। एज द 10th एंड द लास्ट शिशुनाग किंग महानंदी वॉज किल्ड बाय हिज इलिजिमेट सन फ्रॉम द, ठीक है ना, हिज वाइफ महापद्मना, ठीक है। तो और इसका जो है, इसी के बेटे ने कत्ल किया, और इसके बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी का अंत हो गया। क्लियर है, इतना बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग पहला रूलर, दूसरा उसका जो राजा था वो था अपना कालाशोक। कालाशोक के 10 बेटे थे, उन 10 बेटों ने बारी बारी से अपना राज किया,
नवा जो राजा था वो था नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन का जो बेटा था उसका नाम था महानंदीन। तो महानंदीन जो है आखिरी राजा था शिशुनाग डायनेस्टी का, और इस महानंदीन को इसी के बेटे, जो कि इसकी एक पत्नी थी, ठीक है ना, महापद्मा, उससे हुआ था, वो जिसका नाम था ये नंद वाला, ठीक है, जिसका नाम था महापद्म नंद, जिसको बोला जाएगा बाद में। तो इसके बेटे ने ही अंत में अपने पिता की हत्या कर दी, और महानंदीन को हत्या करने के बाद इसका बेटा जो महापद्म नंद था उसने मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना करी, जिसको नंद डायनेस्टी या नंद वंश कहा गया। ठीक है, तो यहाँ तक स्थिति क्लियर है। आप शिशुनाग डायनेस्टी के समय कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है। कालाशोक के समय दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है। पहला एक तो बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती है और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुई थी, कहाँ हुई थी, ये मैंने आपको स्लाइड में पिछली क्लास में बता दिया है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते। बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसी सभाएँ होती थी जहाँ पर जो है बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं उसको फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, बहुत सारे भिक्षुओं को या अनुयायियों को इकट्ठा किया जाता था, जिससे बुद्ध की शिक्षा सभी लोग आए, हजारों लोग आए उस सभा में, और बुद्ध की शिक्षा का बताया जाएगा कि बुद्ध ने ये ज्ञान दिया है। फिर जब वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जहाँ पर भी वो जा सकते हैं वहाँ पर जाके अपना जो है बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाए, जिससे समाज में सुधार आए। ये बुद्ध काउंसिल हुआ करती थी। तो पहली बुद्ध काउंसिल हर्षक डायनेस्टी के दूसरे राजा अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है ना। और उस काउंसिल में दो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई, एक तो विनय पिटक और एक सुत्त पिटक, दो प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, ठीक है ना, और एक अभिधर्म पिटक, 3 ग्रंथों की रचना हुई। जो विनय पिटक है उसकी जो रचना थी वो उपाली ने करी थी, उपाली एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो सुत्त पिटक है उसकी रचना भी जो है उसी सभा में की गई थी। और फाइनली जो है एक तीसरा भी ग्रंथ था अभिधम्म पिटक, वो तीसरे का भी जो है रचना उसी समय की गई। तो ये अजातशत्रु ने राजगिरी में पहली बुद्ध काउंसिल करवाई थी। अब दूसरी बुद्ध काउंसिल कालाशोक करवाएगा, ठीक है ना, ये लिखा भी है कालाशोक। तो अब काउंसिल दूसरी बुद्ध काउंसिल में देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो दूसरी बुद्ध काउंसिल को देखेंगे, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सबसे पहली चीज कहाँ हुई, ठीक है ना। तो पहली कहाँ हुई थी, पहली हुई थी अपनी कहाँ हुई थी, हुई थी राजगिर में। और दूसरी कहाँ हुई, दूसरी हुई वैशाली में। क्लियर है बात। पहली कब हुई थी, ये हुई थी 483 BC में, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल। और दूसरी कब हुई, 386 BC में। लगभग ये 103 साल का समय है ना। तो पहली काउंसिल के 103 साल बाद बुद्ध की दूसरी काउंसिल हुई। किसने करवाई थी, कालाशोक ने करवाई थी। ये शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था, ठीक है ना। और इसका जो मेन गुरु था करवाने वाला वो कौन था, सबाकामी जो है इनका मेन गुरु था करवाने वाला, ठीक है ना। और दूसरी काउंसिल ये हुई क्यों थी, पहली काउंसिल तो भैया बुद्ध मरे तो उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए हुई थी, पर उसके 100 साल बाद, 100 साल समझते हो आप, आज अगर देखोगे तो आज से 100 साल बाद, तब तक तो आप रहोगे ही नहीं। उसके बाद दूसरी काउंसिल हुई, तो तब तक बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो तो फैल गई थी, इसका दूसरा कण था। ये काउंसिल इसलिए कराई गई थी कि कुछ जो बुद्ध के नियम है वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। उसके मॉन्क्स के द्वारा, बुद्धिज़्म के जो मॉन्क्स जो भिक्षु हैं या बौद्ध जो गुरु हैं दूसरे, उनके द्वारा कुछ बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो नहीं किया जा रहा था, ठीक है ना। तो उसके कारण जो है जो उनके गुरु थे सबाकामी और ये लोग जो थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि कोई भी जो है बुद्ध की जो ओरिजिनल शिक्षा है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जो अपने हिसाब से कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी शिक्षाएँ दे रहे हैं, और कुछ भी जो है जो प्रोसेस होती है दिन भर में खाने की, पीने की, सोना चांदी रखने की, ये सबको भी वो अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसका विरोध करने के लिए दूसरी काउंसिल करवाई गई। कालाशोक के समय सबाकामी इसके अध्यक्ष थे, और उसमें जो है ये जो जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस की जा रही थी बुद्ध मॉन्क्स के द्वारा, उनको जो है मना करा गया, बंद किया गया। कौन कौन सी प्रैक्टिस थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। इन ऑर्डर टू सेटल द सीरियस डिस्प्यूट ऑन द विनय, जो विनय पिटक लिखा था उसमें कुछ, विनय पिटक में मतलब ये होता है, सुत्त पिटक में ये था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो बुद्ध ने बोला है उसको फॉलो करो आप, उन्होंने जो समाज के बारे में बात करी है उसके बारे में फॉलो करो। विनय पिटक में क्या था कि जीवन की शैली थी,
उन्होंने कैसा जीवन जीना है, क्या क्या खाना है, कैसे पीना है, क्या क्या लेना है, कपड़े कैसे, सोना चांदी, ये कुछ क्या है, उसके बारे में विनय पिटक में जानकारी दी गई थी। तो विनय पिटक को लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया और लोग अपने हिसाब से जीने लग गए, सोना रखने लगे। बौद्ध भिक्षु, लोग नहीं, बौद्ध भिक्षु की अपने हिसाब से जो है। तो इसलिए सभाकर्मी को आया गुस्सा, उसने राजा से कह के सबको बुलाया और बैठा के बोला कि भैया तुम ये जो है ना गलत कर रहे हो, इसको सुधारो, ठीक है। तो द डिस्प्यूट अराउज ओवर द 10 पॉइंट, ये 10 बिंदुओं पे जो है ये इनका 10 बिंदु थे जिस पे इनको जो था आपत्ति थी, उसी के कारण ये जो मीटिंग बुलाई गई थी। दिस इज द रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द सम ऑफ द मॉन्क्स। ऐसा बोला गया था कि कुछ मॉन्क्स जो हैं वो जो 10 रूल हैं इनके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विनय पिटक में, उनको तोड़ रहे थे, ठीक है ना। सम ऑफ द विच वर कंसिडर्ड मेजर, और जिनमें से कुछ जो है बहुत ज़्यादा ही तोड़े जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए सेकंड बुद्ध काउंसिल बुलाई गई। कौन कौन से रूल हैं ये देखेंगे। ये रे रूल, ये आ गए भैया 10 रूल। द 10 स्पेसिफिक पॉइंट वर, ठीक है, दिख रहा है ये, एक बार देख लेना इसको, दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है ना। हाँ, तो भाई साहब इसने क्या, इन्होंने 10 पॉइंट है जिन पे इनको जो है गुस्सा था कि यार ये लोग जो है बात नहीं मान रहे साले। तो पहला क्या था, स्टोरिंग ऑफ साल्ट इन ए हॉर्न, ठीक है, सिंग में जो है नमक इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें विनय पिटक में नहीं दी थी, इस पर गुस्सा थे। दूसरा, ईटिंग आफ्टर मिड डे, ठीक है ना, दिन के बाद। जनरली बौद्ध धर्म में जो कट्टर बौद्ध धर्मी होते हैं वो शाम दिन के बाद, ठीक है ना, फिर खाना नहीं लेते थे, तो वापस से जो है खाना। ईटिंग वंस एंड देन गोइंग अगेन टू द विलेज फॉर आर्म्स, ठीक है ना, और भिक्षा लेके एक बार आप आ गए तो फिर खाने के लिए दोबारा भिक्षा लेने जाना और फिर खाने लेने जाना। तो ये सब चीज़ें गलत थी, क्योंकि एक ही बार या दिन में ही खाने का कंसेप्ट था, ठीक है ना। आज भी अगर आप देखेंगे तो बुद्ध की कंसेप्ट का एक सेंटर चलता है जिसको विपासना बोलते हैं। और अगर आप विपासना से जुड़े हैं तो आपको एक बात पता होगी कि विपासना में शाम का खाना नहीं दिया जाता। शाम के समय आपको लाइट नाश्ता दिया जाएगा, वो खाना जैसे ही होता है, ठीक है, पर वो खाने वाला शब्द जो है वो ख़त्म है, खाना नहीं दिया जाता शाम का। दिन में आपको सुबह खाना दिया जाएगा, दिन में नाश्ता वगैरह करके शाम को एक बार नाश्ता दिया जाता है लाइट, वही आपका खाना होता है। तो शाम वाला जो है खाना, वो पहले तो जो है भिक्षु होते थे तो जा के जो है घर से लेते होंगे खाना, तो एक बार खाना खा लिया फिर भूख लगी फिर चले गए, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, बुद्ध ने इसकी शिक्षा नहीं दी। और आप ये बात भी बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली भी है, ठीक है ना, और मेडिकली भी ये सही चीज़ है कि शाम का जो है ना खाना आप लाइट लें और खाएं, वो भी आप जो है 5-6 बजे तक ही खा लें शाम का खाना, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली होता है ताकि उसको खाने को पचने का समय मिल जाए। लोग क्या 10-11 बजे खाते हैं, आते ही सो जाते हैं, तो खाना पचता नहीं और उसको पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, उससे दूसरे सेल्स बर्न होते हैं, गलत सेल बनने लग जाते हैं, तो बाद में उसके कारण कैंसर वैंसर ये सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो खाने का मेन कंसेप्ट तो ये है कि आप शाम का खाना जो है वो लाइट लें, हल्का लें, और शाम को 5 से 6, 6:30 जब तक सूर्य रहता है तब तक आप उसको खाने को ख़त्म कर दें, ताकि आपके उसको पचाने के लिए आपके पास 3-4 घंटे का समय हो, खाने के तुरंत बाद कभी ना सोए। ऐसा तो जनरली होता ही है। तो ये बुद्ध की ओरिजिनल कंसेप्ट थे, बुद्ध ने इतने साल पहले ये सब चीज़ें बोल के गए थे। उस समय कोई मेडिकल साइंस कुछ नहीं था, पर ये जो थोड़े बहुत बॉम्ब्स थे ये इस प्रकार को फॉलो नहीं करते होंगे। होल्डिंग द अवस्था सेरेमनी विद द मॉन्क्स dwelling इन द सेम लोकेशन, ये कोई सेरेमनी है उसको लेना। कैरिंग आउट ऑफिशियल सेक्ट, ठीक है ना, और कुछ भी काम जो है वो ऑफिसर्स कोई आता नहीं था सभा में, तब भी जो है अपने हिसाब से ही जो है रूल बना के उसको अप्रूव कर दिया कि भैया चलो आज से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सभी लोग आएंगे, उस पर बहस होगी, फिर ही कुछ रूल चेंज होगा। फॉलोइंग ए सर्टन प्रैक्टिसेस बिकॉज इट वाज डन बाय वंस ट्यूटर और टीचर, ठीक है ना। किसी और धर्म में या किसी और इनके गुरु ने अगर कोई चीज़ बोल दी हो कि ऐसा करो, तो ये जो बुद्ध के मॉन्क्स थे ये भी वैसे ही फॉलो करने लग जाते थे। तो इन्होंने बोला नहीं, अगर आप बुद्ध के अनुयायी हैं तो बुद्ध ने जो विनय पिटक में जितनी बातें कही है उसको फॉलो करें और उसी पर रहें, ऐसा नहीं इधर उधर नहीं जाना। ईटिंग सोर मिल्क, खट्टा मिल्क पीना आफ्टर 1 हेड मिड डे मील, ठीक है ना। शाम का मैंने आपको बताया शाम को कुछ खाने का कंसेप्ट ही नहीं है और खट्टा दूध पीते थे। कंज्यूमिंग ए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बिफोर इट हैज बीन फर्मेंटेड, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग ड्रिंक वगैरह भी लेने लग गए थे। यूजिंग ए रफ विच वाज नॉट ऑफ द पेपर प्रॉपर साइज, ठीक है ना, यूजिंग, है ना। उसके बाद है यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी भी लेने लग गए थे। मतलब ये तो क्या हो गए थे, ये सब सोना चांदी खाना, ये तो भिक्षा मांग के ऐश करने लग गए थे। तो जो मेजर गुरु थे उनको ये सब ठीक नहीं लगा, ठीक है ना, क्योंकि बुद्ध ने ये सब चीज़ें तो कही नहीं थी,
बुद्ध ने हर चीज़ प्रैक्टिकली और सोच समझ के गई थी, और ये लोग अपने हिसाब से समाज चलाने लग गए थे। तो जो है दूसरी काउंसिल की गई और इन सबको जो है समझाया गया कि ये सब ठीक नहीं है, इनको ठीक करो, ठीक है ना, ये तो देख लिया जाएगा। द की इशू वाज टू यूज द गोल्ड एंड सिल्वर विच इज एन आइडिया फॉर द इंक्लूड एनी काइंड ऑफ मनी, ठीक है ना। तो बुद्ध ने विनय पिटक जब लिखा गया था तो उसमें बोला गया था, या बुद्ध जो थे वो किसी भी प्रकार की मेटल, धातु, मनी में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब वो पैसा इकट्ठा करना, वो लालच आ जाता है, ठीक है ना, लालच आ जाएगा तो फिर आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, और यही तो बुद्धिज़्म है, सेल्फ कंट्रोल करना ही तो बुद्धिज़्म है। मेन कंसेप्ट ही बुद्ध का इसी पे है, विपासना का इसी पे है कि सेल्फ आत्मसंयम करें, हर चीज़ों पे एक लिमिट रखें। शाम को खाना नहीं हो तो यूँ नहीं कि खा रहे नहीं, उसको जो है रोके, मन को आत्मसंयमित करे, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना, जेवरात, सोने चांदी इसके पीछे नहीं भागना। यही सारे बुद्ध के कंसेप्ट थे जो आज भी वाकई में सही लगते हैं, पर ये कुछ मॉन्क्स थे जो ये सब लपेटे जा रहे थे, तो इसलिए जो है जो मेन गुरु थे उनको ठीक नहीं लगा, उन्होंने इसीलिए दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करी कालाशोक के समय। तो ये सारी बातें हुई। इससे क्या हुआ, इस काउंसिल का रिजल्ट क्या आया, द स्प्लिट ऑफ द बुद्धिस्ट ऑर्डर इनटू द स्थावेरा दिवनीस, थेरोडा और महासंघी विकास, ठीक है ना। दो प्रकार के वहाँ पे जो है बुद्ध जो समाज दो भागों में बंटने की बात हुई। पहला जो था वो था ये वाला, और दूसरा जो था वो ये वाला, ठीक है ना। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल मेड एन अनैनिमस डिसीजन नॉट टू रिलैक्स एनी ऑफ द रूल सेंसर्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द मॉन्क्स हु वर एक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग द 10 पॉइंट। मेन जो था वो ये था कि किसी भी पॉइंट को जो है, जो 10 पॉइंट है बुद्ध की शिक्षा के, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो ये फाइनली जो है रिजल्ट निकल के आया है अपना, ठीक है। तो ये हो गई थी अपनी कालाशोक के समय हुई थी सेकंड काउंसिल, वैशाली में हुई थी, ठीक है ना, सभा कामी ने करवाई थी, और जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो करी। तो ये कौन सा काल चल रहा था, ये काल चल रहा था शिशुनाग या नाग डायनेस्टी। अब इनका जो कालाशोक के बाद जो इनके 10 बेटे हुए, ठीक है ना, उन 10 बेटों में जो सबसे आखिरी राजा था वो था महानादीन। तो महानादीन और महापद्मा, इन दोनों का एक बेटा हुआ जो था महापद्मनंद। बेटे ने अपने पिता जो कि आखिरी राजा था महादीन, इसकी हत्या कर दी और मगध में एक नए वंश की स्थापना करी, नए डायनेस्टी की, जिसको नंद, महापद्मनंद या नंद डायनेस्टी बोला गया, नंद वंश बोला गया। तो अब जो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो अब नंद वंश पढ़ेंगे, नंद डायनेस्टी पढ़ेंगे। नंद डायनेस्टी 345 से 321 BC तक का ये समय जो है इसमें आएगा, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी एंड इट लास्टेड फ्रॉम 345 से 321 BC। द फर्स्ट रूलर वॉज महापद्मनंद। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय थी, ठीक है ना। और क्षत्रिय नहीं होने के कारण इसे जो है मतलब ऐसा समझाया जाता था कि यार ये लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, ये किसी धर्म पे विश्वास करने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट राजा हुआ वो हुआ महापद्मानंद, और जिसने अपने राजा महादीन को हराकर जो है राजा बना था। तो महापद्मानंद के ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये हिस्टोरिकली पहला राजा था, पर जनरली जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको कंसिडर किया जाता है कि पहला वो राजा था। ये दोनों पॉइंट लिख दिए हैं। एज पर सम जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक राइटर्स, क्यूरिटस, ही वाज द सन ऑफ बार्बर एंड कर्टसन, ठीक है ना। तो वो कुछ किताबों में वैसा लिखा गया है कि वो भैया किसी बार्बर वगैरह का बेटा था, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि नंदों को क्या है अधर्म वाला माना गया कि अब जो राजा बने अधर्मी है, ये किसी धर्म को फॉलो करने वाले नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं। दोज और अधर्मी कहा गया। अधर्मी कौन होते थे? दोज हु डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ धर्म, जो धर्म की जो है शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते थे, अपने हिसाब से काम करते थे, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द नंद एज ए बिलोंगिंग फ्रॉम अनंत कुला अननोन लाइनेज। बुद्ध के जो टेक्स्ट हैं उसमें इसको अनंत कुल में डाल दिया गया है कि ये पता नहीं किस कुल के हैं ये, ठीक है ना। हिज रीजन लास्टेड फॉर द 28 ईयर्स, और ये जो भाई है ये 28 साल तक राज करता रहा अपना, ठीक है ना। ही वॉज कॉल्ड
ही इज ऑल्सो कॉल्ड सर्व क्षत्रिय का डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों को इन्होंने हरा के आखिरी राजा क्षत्रिय को मार के ही ये नॉन क्षत्रिय बना था, ठीक है ना। तो ये जो है सर्व क्षत्रिय कहा गया इसे, जो इसको क्षत्रियों को मारने वाला, और एकरात कहा गया जो सोवर्जिन हु डिस्ट्रॉय ऑल द रूलिंग प्रिंसेस, जिसने अपने सारे राजाओं को मार दिया और जो है राजा बना। तो एम्पायर ग्रू अंडर हिज रीजन, इट रेन फ्रॉम द कुरु कंट्री इन द नॉर्थ टू द गोदावरी वैली इन द साउथ, ठीक है ना। इसने अपना एक्सपांशन किया, ऊपर कुरु से लेकर नीचे गोदावरी तक के एरिया तक को इसने कवर किया, और मगध से लेकर नर्मदा तक के एरिया को इसने कवर किया। ही एडेड कलिंग टू द मगध, और इसने कलिंग को मगध में जोड़ा। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा है ना, कलिंग को इसने मगध में जोड़ा। एंड ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना एज ए विक्ट्री ट्रॉफी, और अपने आप को जो टाइटल दिया जीना, ठीक है ना, जीना, ठीक है ना। ही आल्सो एक्वायर कोसला विच वॉज प्रोबेबली रिबल्ड अगेंस्ट हिम, और इसने कोसला पर भी जो है अपना अधिकार किया, ठीक है, ये बात हुई। आल्सो कॉल्ड उग्रसेना इन पाली टेक्स्ट बिकॉज ऑफ हिज लार्ज आर्मी, इसको उग्र सेना भी कहा जाता था क्योंकि इसके पास सेना बहुत ज़्यादा थी। द नंदाज वर फेबुलसली रिच एंड इमेंसली पावरफुल, जो नंद जो ये था महापद्मनंद, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसके पास बहुत ज़्यादा सेना थी। सेना की बात करें तो इसके पास 2 लाख इन्फेंट्री थे, 60,000 कैवेलरीज थी, घुड़सवारी सेना, 6,000 एलिफेंट थे। सच ए ह्यूज आर्मी कुड बी मेंटेन ओनली थ्रू ए इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम, और इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना केवल एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के कारण हो पाता था। तो इतनी अच्छी आर्मी इसने मेंटेन करी थी नंदों ने, महापद्मनंद ने। अब महापद्मनंद का जो बेटा है, वो महापद्मनंद का समय हुआ, वो चला गया, ठीक है। उसके बाद जो उसका बेटा आया, वो आया था धनानंद, और धनानंद के आते ही पूरी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है ना। और धनानंद के समय जो राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसके पिता ही इतना बड़ा राज्य छोड़ गए थे, इतना सक्षम राज्य छोड़ गए थे, जहाँ 2 लाख सेना थी, 6,000 हाथी और ये सब इतने सारा था, मतलब ताकत में तो ये किसी से कम ही नहीं पड़ रहे थे, ठीक है ना। और इनके पास जो है नदियों वाला एरिया था, तो प्रॉस्पर भी ये वो लोग बहुत हो गए थे, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो भी बहुत सारा काम करके गए थे। तो जब धनानंद राजा बना, तो धनानंद जो था ना एक बेवकूफ़ राजा था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सभाओं में जो है लड़कियों के वस्त्र या महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, ठीक है ना। दिन भर नाचता रहता था, अपनी सभाओं में अकेला ही नाचता रहता था, और जो इनके मंत्री और जो वो थे पंडित वगैरह, उनको बोलता था बजाओ मैं नाचूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब शौकीन राजा होगा, शौक होंगे इसको अलग अलग। तो इस प्रकार से राजा था, सिंसियर नहीं था ये। तो इसका क्या हुआ कि एक कहानी है ऐसी कि इसके समय क्या हुआ, इसका जो समय था उस समय जो है भारत की, और ये बिना सोचे समझे टैक्स लगाया जा रहा है, लोगों पे कुछ भी टैक्स लगा रहा है। तो जो नीचे वर्ग के लोग थे वो इसके टैक्सेस से बहुत परेशान थे, और राजा सुनता भी नहीं, मूर्ख है, शराब पीकर जो है नाच रहा है। तो इस प्रकार के राजा जो है अपने पिता से चाहे कितनी भी संपत्ति मिले, अंततः इनको डूबना ही था, ठीक है, यही हुआ। तो एक बार ऐसा हुआ, कहानी ये है कि जब ये धनानंद राजा बना, उसके कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर जो आया था वो ईरान इराक की तरफ से भारत में आया था, जो अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे अलेक्जेंडर का भी। वो भारत में आया उस समय। तो जब वो भारत में आ रहा था तो रास्ते में उसको एक यूनिवर्सिटी पड़ती है तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी वाले एरिया में पड़ती है। तो उस रावलपिंडी एरिया वाले उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, या बोले तो प्रिंसिपल जो थे, वो थे चाणक्य, ठीक है ना। और जब ये उधर से आ रहा था, अलेक्जेंडर का वहाँ उधर से जब भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो तक्षशिला में इनको पहले से पता चल गया था कि उधर से वो लोग आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के तक्षशिला में चाणक्यों को लगा कि यार जब अलेक्जेंडर यहाँ आ जाएगा तो वो हमें सब खत्म कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि अलेक्जेंडर जहाँ पर भी गया उसने वहाँ के सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, यूनिवर्सिटी को, सबको। तो चाणक्य जो है मदद लेने के लिए कहाँ आए, मदद लेने के लिए मगध आए, ठीक है ना। और मगध में उस समय कौन बैठा था, ये महाराज बैठा था, धनानंद, ठीक है ना। तो इन महाराज ये गए चाणक्य जो है वहाँ पे गए, धनानंद से मिले। तो धनानंद ने मिलने का समय नहीं दिया, बोले अभी बिजी हैं साहब। तो उसके सेनापतियों ने इसको भगा दिया। थोड़ी देर वेट किया, सुबह से शाम हो गई, ठीक है ना। बार बार पूछे जा रहा साहब का है, साहब का है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा से मिलना ये। तो राजा जो है तो वो तो शराब पी के नाच गाना कर रहे थे, तो इसको आगे गुस्सा। ये कहानी है,
ठीक है ना, कहानी के तौर पे सुने इसको बस। तो ये फिर वो जो गुस्सा आया तो राजा से सीधे मिलने चला गया लड़ झगड़ के सैनिकों से। तो राजा को गुस्सा आया तो राजा ने इसको लात मार दी और ऊपर से नीचे गिर गया। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर, जो HOD या बोले तो प्रिंसिपल जो था, वो बहुत होशियार आदमी था। ये मूर्ख राजा उसको समझ नहीं पाते थे होशियारी को, क्योंकि वो तो दिन भर ऐसे फालतू कामों में लगे हुए, तो वो क्या समझेगा। इसको आया गुस्सा और उसने जो है गुस्से में इसको बोल दिया कि इसकी जो है चोटी काट देंगे अगर ये अगली बार आया तो। और पंडितों के लिए उस समय में चोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, तो वो कटवा नहीं सकते थे। तो उसने जो है अपनी चोटी बांध के कसम ली कि मैं इस राजा का अंका तोड़ूंगा और इसको निपटाऊंगा मैं, ठीक है ना। लकीली ये हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो अलेक्जेंडर आया था, वो भारत में आने से पहले ही किसी कारणवश, जो कारण अपन देखेंगे, वो भारत में मगध तक या जो भारत की सीमा को टच नहीं किया, वो बाहर बाहर रहते हुए चला गया वापस, ठीक है ना। कारण क्या है उसके लिए मैंने अलग से 2 PPTयाँ बनी हैं, 5 नंबर 11 नंबर में उसको तैयार किया मैंने। उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों अलेक्जेंडर मगध तक या भारत तक नहीं आ पाया, मगध के एरिया तक, उसके कुछ कारण हैं। तो भैया वो तो चला गया, ठीक है ना, वापस ले तो जो ख़त्म की बात हो गई। पर चाणक्य को दिल पे लग गई थी बात, और उसने जो एक कसम खाई थी कि मैं इस पागल राजा को हटाऊंगा। इसीलिए जब वो जाते हुए जब जा रहा था तो रास्ते में उसको एक लड़का मिला जिसकी प्रतिभा और जिसके कौशल को देख के वो बड़ा प्रभावित हुआ, और उसने वो उसको उठा के ले गया तक्षशिला में, उसको शिक्षाएँ दी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करवाई। वो सारी जितने भी युद्ध कलाएँ हैं, ये कलाएँ वो कलाएँ, सभी में उसको पूर्ण किया। और जो है दोबारा जो है, और वही जो लड़का है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बना। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सलाह पर या चाणक्य की आज्ञा पर या चाणक्य के आदेश पर, उसकी देखरेख में जो है मगध पर हमला किया और आखिरी मूर्ख राजा को हटाकर मगध में मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी। ये कहानी है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे। तो धनानंद क्या था, ये इसके बारे में थोड़ा देख लेते, कभी पूछ ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राजा था। ही वॉज द लास्ट नंद रूलर, ये आखिरी राजा था। ही इज रेफर्ड टू एज एन अग्रामीज, और इसका कुछ और भी नाम दे रखे थे ग्रीक्स में, ये ग्रीक्स में इसको ये बोलते थे जेंडरमीज। और ये अलेक्जेंडर इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग दिस रीजन, अलेक्जेंडर आया नॉर्थ वेस्ट से, बट ही कुड नॉट प्रोसेस टुवर्ड द गंगेटिक प्लेन, पर वो गंगा की तरफ नहीं आ पाया क्योंकि उसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया था और आगे जाके बढ़ना, ठीक है ना। क्यों किया था ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। धनानंद इनहेरिटेड ए ह्यूज एम्पायर फ्रॉम हिज फादर, धनानंद को अपने पिता से बहुत बड़ा एम्पायर मिल गया था, ठीक। ही पसेज ए स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 2 लाख, उसमें सेना थी, 20,000 कैवेलरीज थी, ठीक है ना, 3,000 एलिफेंट थे और 2,000 रथ थे। इतनी बड़ी सेना थी। ये कम होते जा रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे, पर तो भी ये बहुत ज़्यादा थे। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द 8 और 9 सन ऑफ महापद्मनंद, और ये महापद्मनंद के जो 9 बेटे थे उनमें से एक बेटा था सबसे अयोग्य। इसने अपने भाइयों को मरवा दिया और खुद जो है ये सब काम करता रहा। ये बिकम अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट ऑफ ओइंग टू द ऑब्सेसिव वे ऑफ एक्सटॉर्शन टैक्स, कुछ तो भी टैक्स लिए जा रहा लोगों से, बेचारे गरीब लोगों से। आल्सो हिज शूद्राज ओरिजिन एंड एंटी क्षत्रिय पॉलिसी लेड ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज, और जो शूद्र और एंटी क्षत्रिय पॉलिसी के कारण भी जो है इसके दुश्मन बढ़ते गए। फाइनली ही वाज ओवरथ्रोन्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विद द चाणक्य, ठीक है ना। और अंततः इसको गद्दी से हटा दिया गया, किसके द्वारा, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हु टुक द एडवांटेज ऑफ द पब्लिक रेफरेंडम एंड एस्टेब्लिश, जिसको फायदा किसका मिला, लोगों के विरोध का, और जो दूसरे राजा जो इसके विरोध में थे उन सबका फायदा मिला। और मगध में जो है एक मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई। इस राजा के बाद नंद डायनेस्टी खत्म होती है, ठीक है। अभी आएगा कौन, अपना भाई चंद्रगुप्त मौर्य, पर अभी उसमें थोड़ा टाइम है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के आने के पहले जो मेन कहानी मैंने आपको बताई अलेक्जेंडर द ग्रेट की, अलेक्जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको आपको एक बार देखना चाहिए, ठीक है ना। 32 साल की एज में ही उस व्यक्ति ने लगभग आधी दुनिया कवर कर ली थी। और अगर उसको ऐसा बोला जाता है कि जहर दे दिया गया था, अगर उसको नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि वो पूरी दुनिया ही कवर कर देता, ठीक है ना। 32 साल की एज में उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। एम्पायर भी देखेंगे अपन। तो अब अपन बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की, ठीक है। तो अलेक्जेंडर भारत में आया था लगभग 326 BC में, ठीक है ना। और जब ये भारत में आया था तब कौन था भारत का राजा या मगध का राजा, धनानंद। ये राजा था, ठीक है ना। तो
तो जब ये उधर से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था मैं आपको बता देता हूँ। ये है भाई इसका, है ना, मगध तो ये रहा अपना एरिया, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। जो नंद डायनेस्टी है ये लिखी ना, नंद डायनेस्टी, देखो आप यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये नंद डायनेस्टी यहाँ लिखी है, और यही सबसे बड़ी पावरफुल थी इन सब एरिया में। और ये अलेक्जेंडर, ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये अलेक्जेंडर का क्षेत्र है। उसके बाद इतनी बड़ी आर्मी थी, वो पूरी दुनिया को जीतते हुए आ रहा था, तो उसके लिए इसको जीतना बड़ा आसान था, ठीक है ना। और कंटिन्यूस जो है भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहाँ का फोटो, और ये है जो भी है इसका ये एरिया है ना। तो नंद डायनेस्टी यहाँ पर थी, और यहाँ कहीं पर, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। जहाँ पर चाणक्य था, यहाँ का एचओडी। तो इसको खबर लग गई थी कि ये भाई आ रहा है इधर से, ठीक है ना, इसको पता चल गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना। इस फोटो में थोड़ा और क्लियर होगा आपको, हाँ ये थोड़ा सही है, ये बड़ा भी दिख रहा है ना। ये है नंद डायनेस्टी, आपको दिख रही होगी, ये भारत है ना, ये आज का भारत कुछ ऐसा है। यहाँ से है दोस्त, ये है नंद डायनेस्टी। यहाँ पर था पेशावर, रावलपिंडी, और चाणक्य यहाँ से नंदों से मदद मांगने के लिए यहाँ आया, और इधर से आ रहा था ये अलेक्जेंडर। देख रहे हो, ये पूरा ब्लू एरिया जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का है, ये जो पूरा ब्लू ब्लू कलर, इतना वो जीत गया था। 32 साल की एज थी, और ये सारे जगहों के नाम भी लिख रखे हैं, ठीक है ना। मर्सीले, ये कहाँ कहाँ पे इसने राज किया था, ये सारी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना एक बार, इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगी। पीडीएफ में सब चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन है। नंद डायनेस्टी यहाँ पे थी, चाणक्य यहाँ से यहाँ आया था मदद मांगने के लिए, क्योंकि अलेक्जेंडर आ रहा था। तो चाणक्य को यहाँ पता चल गया था कि भैया अलेक्जेंडर यहाँ से आ रहा था, तो दौड़ के नंदों के पास गया। तो नंदों ने जो है उसका अपमान किया, और किसी न किसी कारणवश अलेक्जेंडर जो है वो दोबारा चला गया। तो ये सारी फाइनली कहानियाँ चल रही है। देखेंगे कि अलेक्जेंडर का भारत में इन्वेजन का क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो क्या आगे कैसे बढ़ा वो, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर जो था वो 356 से लेकर 323 तक जिया। 356 बीसी में उसकी वो पैदा हुआ, ठीक है ना, और 323 तक वो जिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 32 साल 33 साल वो जिया, ठीक है ना। तो 32 साल 33 साल में ही उसने, देख रहे हो, इतना बड़ा पूरा दुनिया का इतना बड़ा क्षेत्र जो है जीत लिया था केवल 32 ईयर्स में, ठीक है ना। अब देखेंगे, ही वॉज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैकेडोनिया। ये मैकेडोनिया का राजा था, फिलिप उसका बेटा था अलेक्जेंडर। ही बिकम किंग इन 336 बीसी, और ये 336 बीसी में वहाँ का राजा बना। एट दैट टाइम, दैट इज इन द 4th सेंचुरी बीसी, द ग्रीक एंड द ईरान वर फाइटिंग फॉर देयर सुप्रीमेसी। उस समय ग्रीक जहाँ का ये राजा था और जो ईरानीज थे वो आपस में लड़ रहे थे दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाने के लिए। फिर ये आया, इसने सबको हराया, और ये दुनिया में सबसे बड़ा राजा उभर के आया। अलेक्जेंडर हैज़ कन्वर्ड एशिया माइनर अलॉन्ग विद द ईरान एंड इराक। इसने ईरान और इराक को भी छीन लिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है इस भाई ने जीत लिया। और फाइनली जो है ईरान वाले जो लोग थे उनको हरा के ही हैड एनेक्स्ड द होल पर्शिया, बेबीलोन को जीत लिया इसने, जिसने पर्शियन किंग डेरियस III को भी हरा दिया, ठीक है ना। और वो लड़ी हुई थी अरबेला की लड़ी, द बैटल ऑफ अरबेला इन 330 BC, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉज अट्रैक्टेड टू द इंडियाज बेल्ट। अलेक्जेंडर को पता चला कि ऐसा एक देश है जहाँ पे बहुत सारा सोना है, जहाँ के राजा जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसके राजा के पास बहुत ज़्यादा सेना और बहुत ज़्यादा अमीर है, प्रॉस्पर है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा है। तो वो इसीलिए भारत की तरफ बढ़ा। Then he was also believed to have a strong passion of the geographical inquiry and the natural history। और यहाँ के लोगों के बारे में भी, पुराने इतिहास के बारे में भी उसने कहीं से पता किया होगा। उस समय उसको लगा कि यार ये बहुत अच्छा देश है, यहाँ जाना चाहिए, इसको जीतना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें हुई। इन नॉर्थ वेस्ट एशिया इंडिया जस्ट बिफोर अलेक्जेंडर इन्वेजन देयर वाज मेनी स्मॉल रूलर्स, ठीक है ना। इसके आने के पहले जो नॉर्थ इंडिया में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ठीक है, स्मॉल रूलर्स। जैसे आम भी होते थे तक्षशिला में, तक्षशिला का जो एरिया है वो मगध के एरिया में नहीं आता था, वो तक्षशिला जो है वहाँ पे आम भी लोगों का राज था, ठीक है ना। पोरस जो थे वो झेलम नदी के हाइडस्पीस, जो झेलम नदी के किनारे जो एरिया था वहाँ पे पोरस का राज्य था,
ठीक है ना। तो आम्बी जो है, आम्बी एक कमजोर राजा था, इसीलिए तो चाणक्य को समझ में आ गया था कि ये तो लड़ ही नहीं पाएगा चंद्रगुप्त की सेना से, इसीलिए वो भाग के मगध गया था कि भैया हम लोग तो हार रहे हैं पर वो इधर ही बढ़ रहा है, तो आप मदद के लिए आओ और हमारे भी राज्य को बचाओ और उसको हराओ। पर वो जो है धनानंद जो था वो मूर्ख राजा था, कुछ हुआ नहीं, आगे की कहानियाँ देखेंगे। तो क्या हुआ, आम्बी एक्सेप्टेड द अलेक्जेंडर सोवेरेनिटी, आम्बी ने चुपचाप जो है अलेक्जेंडर के सामने हार अपने घुटने टेक दिए और अपने आप को हरा हुआ साबित कर दिया। परंतु जो दूसरा राजा था पोरस, इसने नहीं जो है घुटने देखे और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। यह लड़ाई हुई झेलम की लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है ये इतिहास की। और इसी लड़ाई में हालांकि पोरस जो है वो छोटा राजा था, उसकी सेना भी बहुत छोटी थी, अलेक्जेंडर की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत योग्य थी, पर इस पोरस ने आखिरी दम तक लड़ाई करी, इतनी लड़ाई करी, ठीक है ना, कि वो सेना अलेक्जेंडर की जीत तो गई, पर जब तक वो जीती तब तक उन्होंने अपने बहुत सारे सैनिक गंवा दिए और बहुत ही थक हार चुके थे वो लोग। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, देखेंगे। अलेक्जेंडर वॉज सो इम्प्रेस्ड, और देखो अम्बी पोरस पुट है ना, तो ये हुआ कि अम्बी जो है वो अलेक्जेंडर की सोवेरेनिटी पर पोरस ने क्या किया और जो है उसका विरोध किया, परंतु वो असफल रहा। परंतु जो युद्ध चला वो इतना लंबा चला कि अलेक्जेंडर जो है वो थक गया था इस युद्ध को लड़ते लड़ते। परंतु अलेक्जेंडर जो है उस पोरस की छोटी सी सेना के बाद भी उसके साहस को देख के जो है कि मेरे सामने इतना छोटा राजा मेरे जैसे के सामने लड़ा, मतलब ये बहुत महान राजा होगा, बहुत ज़्यादा पोरस से जो है फाइट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ही वॉज सो मच इम्प्रेस डेट ही ग्रांटेड हिम हिज टेरिटरी बैक, और जीतने के बाद भी, मतलब वो जीत भी गया था लड़ाई, पर उसके बाद भी जो उसने राजा को इतना अच्छा योग्य माना और वो खुश हुआ कि तुमने हमारी इतनी बड़ी सेना के सामने जो है अपनी छोटी सी सेना लड़ाई और तब भी तुम लड़े और इतने सारे लोग मरे और तब भी तुमने हार नहीं मानी, तो इसलिए मैं खुश हूँ और जो राज्य मैं तुम्हारा जीत रहा हूँ मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारी बहादुरी के लिए। इस प्रकार से पोरस माइट हैव एक्सेप्टेड लॉर्डशिप, ठीक है ना। द बैटल बिटवीन हिम एंड पोरस इज कॉल्ड द बैटल ऑफ हैडेप्सिस, ठीक है ना। और इसके और जो अलेक्जेंडर के बीच की जो लड़ाई हुई थी उसको हैडेप्सिस की लड़ाई या झेलम नदी की लड़ाई कहा जाता है, ठीक है। ये जीत गया, जीतने के बाद जो है ये और आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो अब और आफ्टर डेट अलेक्जेंडर आर्मी क्रॉस द रिवर चेनाब, ठीक है ना। झेलम के बाद उन्होंने चेनाब नदी भी पार करी, ठीक है, और ये सब चीज़ें चलती रही, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ फिर कि वो जो फिर चेनाब नदी भी पार हो गई, फिर ब्यास नदी पे आ गए ये लोग, और ब्यास नदी में आ रही थी उस समय बाढ़, और इसके सैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने डिसाइड किया कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया अलेक्जेंडर के खिलाफ कि भैया तुम पागल हो तो तुम जाओ इस नदी में, इतनी बाढ़ भयंकर आ रही है, इसमें कूदने में को तैर के पार करने में तो हम निपट जाएंगे और इसका कोई मतलब नहीं, हम और आगे नहीं जाना चाहते। तो केवल ब्यास नदी के कारण ही जो है मगध और भारत जो है आज बच गया, वरना आज भारत भी जो है वो अलेक्जेंडर का के अंडर में आता। बट हिज आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस द रिवर ब्यास एंड रिवॉल्टेड। देयर वॉज एन एग्जॉस्टेड आफ्टर द ईयर ऑफ बैटल एंड वॉज द होम सिक एंड डिजीज्ड। बहुत सालों तक ये लड़ाई चलती रही, इस वजह से वो लोग परेशान हो गए थे इसके लोग। अलेक्जेंडर वॉज द फोर्स टू रिट्रीट 326 BC, ऑन हिज वे बैक ही डाइड, और वापस दोबारा लौटते हुए 32 साल की एज में उसकी मृत्यु हो गई या उसकी हत्या हो गई। हिज ड्रीम्स एन ईस्टर्न एम्पायर रिमेंड अनफुलफिल्ड। वो पूरे ईस्ट को काम पर राजा करना चाहता था परंतु वो कर नहीं पाया। टू मार्क द फादर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज एडवांस ही रेडिटेड 12 ह्यूज स्टोन्स, ठीक है ना। और उसने जहाँ जहाँ पर भी वो जाता है, ठीक है ना, तो वो उस पर जो है उसने अपने सारे एरिया जहाँ जहाँ तक भी वो दूर दूर तक गया है, वो जिस एरिया में जाता वहाँ पे एक स्टोन रख के जाता, उस पर लिख के जाता कि मैं यहाँ तक आया और मैंने इन को हराया, ठीक है। तो इसने क्या किया था वहाँ पे यहाँ पर भी जब वो आया तो उसने फारदेस्ट पॉइंट पर जो स्टोन्स रखे, ठीक है ना, 12 स्टोन्स रखे, नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्यास नदी पर रखा। ही रिमेंड इन द इंडिया, और वो 19 महीने तक ये लड़ाई चली, तब तक वो इंडिया में रहा और वो ब्यास नदी पर उसने अपना पत्थर रखा, उस पर सब डिटेल में लिखवाया। यहाँ तक मैं आया था, ये मेरा आखिरी ईस्ट का पॉइंट है, और दोबारा मैं आऊँगा तब लड़ेंगे, पर वो दोबारा जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर वो कभी कोई आया नहीं। आफ्टर हिज डेथ द ग्रीक एम्पायर स्प्लिट इन 323 में वो मरा, और जो है उसके बाद जो है इसकी 323 में मरा, और 2 साल बाद ही जो है ग्रीक वो पूरे तरीके से टूट गया। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलेक्जेंडर लेफ्ट 4 ऑफ हिज जनरल। भारत में वो 4 जनरल छोड़ के गया था, ठीक है ना, इन चार्ज ऑफ द 4 रीजन। वन ऑफ देम बिगेन ए सेल्यूकस निकेटर, एक जो था वो सेल्यूकस निकेटर था जो बाद में फिर इंपॉर्टेंट है।
हु वुड लेटर ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ द इंडस वैली और विद चंद्रगुप्त मौर्य, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय फिर से आएगा और सब बातें होगी, ठीक है ना। और आखिरी जो इसका 4 में से जो आखिरी जो जनरल था वो था उडामस, ठीक है ना, वो जो लास्ट जनरल था अलेक्जेंडर का इंडिया में, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अलेक्जेंडर के बारे में कही अपन ने देखी कि वो कहानी कहाँ तक आया, कैसे कैसे उसमें, ठीक है। इस क्लास को आज अपन जो है यहीं तक रखते हैं। इसके आगे अलेक्जेंडर के आने के बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि इसके बारे में, अच्छा इसमें अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो देखता हूँ कि अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप जो है नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है ना, पढ़े हुए से ही जैसे बता रखा है, ठीक है। थैंक यू।